एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 142 यानी 142 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे नॉट इमोर्टल चूडू और अपना फेंगयुआन 7th लेयर में आए थे क्रेज डीमन केव के। और इस लेयर में भाई सब लोगों ने अपना अपना परफॉर्मेंस दिया था कि अपने अपने दाव मार्ग पे चल के सबसे ज़्यादा स्टेप पे कौन पार करेगा। तो यहाँ पे सारे लोगों ने अपना अपना कर लिया था, कोई 40 कोई 42। लेकिन फेंगयुआन की जब बारी आई तो वो पहली बारी में 20 पे चला गया। हालांकि वो लोग तो फर्स्ट टाइम में 10 स्टेप पे, कोई मुश्किल से ही 12 12 या 15 पे गए थे। और चूडू का भी शायद 20 का था, तो फेंगयुआन भी वहां तक पहुंच गया था। तो एकदम ये देख के हिल गए कि अरे एक बार पहली बार में कैसे ये जा सकता है। और पहली बार में तो लोगों के मुंह से खून वून निकल गया था, लेकिन फेंगयुआन तो स्टिल एकदम वैसा ही था। और अब ये सीन हो गया तो देख के हिल गए थे। तो अब उनके लिए भी बड़ी बात हो गई थी कि ये क्या कहीं अपनी पावर हाइड कर रहा है, ऐसा सोचने वाली बात आ गई थी। अब स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड, लेकिन उससे पहले मेरा क्वेश्चन जो था कि हेवेंसविल वर्सेस फॉर्चून रिवीलिंग हेवेनगू। तो बहुत सारे लोग कहने लगे यार फॉर्चून रिवीलिंग हेवेनगू तो हेवेंसविल के खिलाफ जीत ही नहीं सकता। लेकिन मैं एक चीज़ सोचता हूँ, बताओ अगर फॉर्चून रिवीलिंग हेवेनगू क्या करता है। अगर वो किसी के पास है तो किसी की भी मतलब अगर उसके ऊपर कोई बैड लक आ रहा है, कोई भी मुसीबत आ रही है, तो उस मुसीबत को अवसर में बदल देता है। समझ ही रहे हो ना, आपदा को अवसर में बदलना। वो ये काम करता था, चाहे क्लाइमेटी हो, ट्रिब्यूलेशन हो, कुछ भी आ रहा हो, तुम्हें बढ़िया करके देगा जिससे तुम्हें नुकसान ही ना हो, उल्टा फायदा हो जाएगा। तो और हेवेंसविल क्या करता है, वो डायरेक्ट नुकसान पहुंचाता नहीं, वो क्या करता है, वो आपदाएं लाता है। लेकिन ये फॉर्चून रिवीलिंग हेवन को आपदा को अवसर बदल देता है। तो कैसे नुकसान पहुंचाएगा। तुम अगर ये कह भी रहे हो कि कोई पर्सन उस चीज को ले लेता है, जैसे मान होंगे उनके पास वो है, हेवेंसविल से टारगेट करेगा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। रही बात, वो उसके पास से जाएगा नहीं, क्योंकि वो उसकी बॉडी में समा चुका है। जैसा हम जानते हैं, निकाल नहीं सकते, समा चुका है वो उसके अंदर। अब रिफाइनिंग वाला तरीका है बस निकालने का, जो अपना ओल्ड इंस्ट्रक्टर शुरू कर रहा है। लेकिन उसको छोड़ तो वो हटाओ, तो देखा जा सकता है कि वो नहीं कर सकता। और मेरा एक बंदे ने क्वेश्चन बोला कि नहीं भाई हेवेंसविल जीतेगा, ये होगा। लेकिन मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, मान लो फेंगयुआन के पास ही आ जाए। एक बंदे ने फेट वाली बात बोली थी ना कि फेट को बहुत पावरफुल हो जाएगा, फेट को मतलब नहीं करने देगा। मान लो फेंगयुआन के पास आ जाए हेवेंस वाला ओ फॉर्चून रिवीलिंग हेवन गू, तो हेवेंसविल उसका कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि फेट गू तो असर ही नहीं कर पाएगा फेंगयुआन पे, क्योंकि फेंगयुआन तो अदर वर्ल्डली डीमन बन चुका है, पूरा का पूरा प्योर वाला। और फेट गू का स्केपीज है, मतलब स्केपीज में से आता है वो। अब मुझे बताओ तो कैसे होगा, हेवेंसविल उसे कैसे नुकसान पहुंचा पाएगा। तो वही मेरा क्वेश्चन अभी भी चल रहा है, हेवेंसविल वर्सेस फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन को। और व्हाट इफ अगर फेंगयुआन को फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन को मिल जाए, तब कौन जीतेगा, हेवेंसविल या फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन को। अब बताओ मुझे। लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। फेंगयुआन का दिल एकदम से स्किप कर गया। उसे लगा कि उसका एक्टिंग थोड़ा सा ओवर हो गया है, पर ये सिर्फ छोटी सी गलती थी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। नॉट इमोर्टल मुस्कुराते हुए कहता चलो आगे चलते हैं, अलायंस एग्रीमेंट बाद में डिस्कस करेंगे। उसका एटीट्यूड अब पहले से ज्यादा फ्रेंडली था, क्योंकि फेंगयुआन की परफॉर्मेंस ने उसे मतलब अच्छी खासी नजर मिला दिया, तो वैल्यू बढ़ा दी थी। तीनों दावमार्क के लैंड में मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। मार्क्स जैसे जैसे डेंस होते जा रहे थे, रास्ते में और ज्यादा मुश्किलें ज्यादा हो गई थी। चूडू और नॉट इमोर्टल के लिए ये स्ट्रगल था, पर फेंगयुआन को तो एक्टिंग करनी पड़ रही थी, क्योंकि उसको मतलब दिखाना पड़ रहा है, वरना लोगों को डाउट हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ पे चलने में। थोड़ी देर बाद वो एक रॉक के पास पहुंचे। रॉक यहाँ पे बोल पड़ा। रॉक कहता है ओ न्यू कॉमर, नए नए लोग। रॉक धुआं बनकर गायब हुआ और एक छोटे से पतले गू इमॉर्टल में बदल गया। उसकी हाइट बस फेंगयुआन के घुटने तक थी। और वो होते हैं ना, ये हड्डी जो होती है सेंटर पार्ट, ये घुटने का, वहां तक आ रही थी। आंखों में तेज चमक थी। चूडू एकदम इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है ये है थ्री क्रेज डीमन एंसेंटर में से एक, विजडम पाथ का सीक्रेट स्कीमर। फेंगयुआन अंदर ही अंदर हैरान, कहता है ये बंदा तो सीक्रेट स्कीमर है। पर बाहर से एकदम नॉर्मल एक्टिंग करते हुए वो कहता है फेंगयुआन, अरे नमस्ते सर नमस्ते, मैं हूँ लियू गुआंगी ट्रांसफॉर्मेशन पाथ से। अब सीन दिखाते हैं एक दिन बाद का। क्रेज डीमन केव के फर्स्ट लेयर में नॉट इमोर्टल बोला। नॉट इमोर्टल कहता है बर्डर लियो, बर्दर चू, इतनी जल्दी जा रहे हो, थोड़ा और रुक जाओ। चू बिटर स्माइल के साथ कहता है नहीं, तुम जानते हो नॉर्थर्न प्लेन्स का हाल, मैंने अभी अभी चू सेक्ट बनाया है और बाइजू ट्राइब के साथ अलायंस किया है। राइटियस पाथ वाले हम पे निशाना बनाए जा रहे हैं। नॉट इमोर्टल कहता है ये सब दुनिया के छोटे काम हैं, नाम शोहरत मरने के बाद तो काम ही नहीं आती ना, इंटरनल लाइफ ही एक सच्चा और आखिरी गोल है। चूडू सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है मैं स्ट्रेंथ पाथ को जरूर फ्लरिश करूंगा, ये मेरा वादा है, वरना चैन से नहीं जी पाऊंगा। फेंगयुआन उसके डिटर्मिनेशन को देखकर सोचने लगा, लगता है चूडू की स्ट्रेंथ पाथ के पीछे कोई कहानी छुपी है। नॉट इमोर्टल ने फेंगयुआन को प्रपोज किया। नॉट इमोर्टल कहता है बदल लियो, तुम यहाँ मतलब यही क्यों नहीं रुकते। फेंगयुआन स्माइल करते हुए कहता है मैं यहाँ क्रेज डीमन एग्रीमेंट के लिए आया था,
अब काम हो गया है, मुझे और जगह जाना है। ये सुनकर नॉटी मॉडल और इम्प्रेस्ड हो गया। फेंग को पता था कि वो एक तरीके से थर्ड लास्ट लेयर तक ईज़िली जा सकता है, पर अगर वो अपनी मतलब असली एबिलिटी को दिखाता है तो तीनों एन्सेट्रिक्स एकदम से शॉक हो जाते हैं। ये थर्ड लास्ट लेयर कहना चाह रहा है, ये लोग 7वीं लेयर पे थे ना, तो फेंग युआन कह रहा है मैं आराम से 8वीं लेयर पे जा सकता हूँ और शायद इसके अंदर 10 लेयर या 9 पता नहीं कितने लेयर है। अब 7वीं लेयर के कोने तक जा सकता है या 8वीं लेयर तक पता नहीं, लेकिन फेंग युआन बहुत आगे तक जा सकता है, ये कहना चाह रहा था फेंग युआन। और ये लोग मतलब हो जाएँगे शॉक, तो वो दिखाना नहीं चाह रहा फेंग युआन। उसने सोचा अभी कल्टीवेशन राइज़ करना सबसे इम्पोर्टेंट है और डेरिवेशन गू रैंक 9 इमॉर्टल गू है, पर मेरे काम का नहीं। अगर मिल भी जाए तो यूज़ करना इम्पॉसिबल होगा। ये डेरिवेशन गू अंदर है सबसे, क्रेज़ डिमन केव के सबसे अंदर पॉइंट पे डेरिवेशन गू है जो कि रैंक 9 का है। नॉट इमॉर्टल कहता है ब्रतल्यू, तुम्हें कितना टाइम चाहिए? तुम्हें जाने देना मुश्किल है। फेंग युआन चूडू की तरफ देखकर कहता है मैं एक्चुअली चू सेट का मेंबर हूँ। अभी हुआंग चिन ट्राइब उस पर अटैक कर रहे हैं। मुझे उनकी हेल्प करनी होगी। ये सुनकर चूडू के दिल में थोड़ी-सी मतलब आ गई फीलिंग कि अरे यार! अपना बंदा फेंग युआन देखो मेरी हेल्प करने के लिए आ रहा है। चाहे उसे पता था कि फेंग युआन यहाँ पे भले बहाना दे रहा है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट नाम तो लिया। नॉट इमॉर्टल थोड़ा हार मान के कहता है, "अरे ठीक है यार, तुम्हें रोकना तो मतलब रोक तो सकते नहीं, जाओ फिर तुम।" फेंग युआन और चूडू ने उसे अलविदा कहा और वो स्काई में फ्लाई करके निकल गए। अब वापस आते हुए फेंग युआन ने चूडू से नॉर्थर्न प्लेस की सिचुएशन और चू सेट के प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा। अब उनकी बॉन्डिंग और डीप हो गई थी। चू बिटर स्मेल के साथ कहता है, "प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बाइज़ू ट्राइब हमारे साथ है, पर एनिमी हमसे 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर वो एक नहीं है, अपने अपने एरिया में बनते हुए है, प्लस राइटेस पाथ हमेशा रूल्स करता है और रेपुटेशन में अटका रहता है, इसलिए हमारे पास एक चांस है। फेंगयुआन आगे कहता है वो लोग कब अटैक करेंगे? चूडू यहाँ पे हल्की-सी मतलब हँसी के साथ कहता है, अभी देर है, सिर्फ धमकी दे रहे हैं, पर जल्दी मूव नहीं करेंगे। अपने-अपने कॉन्फ्लिक्ट्स में ही फँसे हुए हैं ना वो अपनी-अपनी लड़ाइयों में ही, पहले वो सॉल्व करेंगे फिर यहाँ आएँगे। फेंगयुआन ने हेड को नोट करा, सिचुएशन और क्लियर हो गई थी। फिर चूडू ने फेंगयुआन से डायरेक्टली पूछा, चूडू कहता है ब्रदर लियो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट लेवल क्या ग्रेट ग्रैंड मास्टर तक पहुँच गई है? फेंगयुआन हेड शेक करते हुए कहता है नहीं, अभी नहीं। चूडू कहता है पर तुम एटलीस्ट क्वासी ग्रैंड मास्टर तो होगे ना। फेंगयुआन हंसते हुए कहता है और तुम्हें कैसे पता? चूडू कहता है दाओमा के साथ तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर अटेनमेंट लेवल जितना हाई होता है क्रेज डिमन केव एक्सप्लोर करना उतना इजी होता है। वैसे जैसे मेरा स्ट्रेंथ पाथ इंप्रूव हुआ है इसलिए नॉट इमोटल शॉक्ड था। चूडू के नज़र एकदम डीप थी, वो क्लियरली फेंगयुआन के इमोटल ट्रबलेशन टेम्परेरी प्राइमेसी मूव के बारे में इनडायरेक्टली हिंट कर रहा था। पर फेंगयुआन ने प्रिटेंड किया कि उसे समझ नहीं आया, बस कैजुअली बोला ओह आई सी और बात खत्म कर दी। चूडू की आंखों में हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट दिखा, पर अब उसके पास और कोई पूछने का तरीका या मौका तो था नहीं। और ये भी कह सकते हो कि चूडू को ये लगा हो कि जब उसने सुना ना ओआईसी तो उसे ऐसा भी लग गया कि मतलब हो सकता है रिजेक्शन हो, क्योंकि या तो फेंग युआन को समझ नहीं आया या तो सीधा मुंह पे रिजेक्शन था। जितना सूटेबल मतलब एक तरीके से जितना सब्टल क्वेश्चन था उतना ही सब्टल आंसर था। मतलब फेंग युआन को मतलब फेंग युआन का जो मेथड है ना उसका ट्रू मीनिंग का वो एक तरीके से था कि वो सेल नहीं होगा। चूडू अंदर से कहता है फिलहाल भूलना पड़ेगा, रिलेशनशिप खराब करने से बेटर है कॉर्पोरेशन डीपेन करना। थोड़ी देर बाद फेंगयुआन और चूडू अलग हो गए। चूडू वापस हाई फेंग डोटो हेवन गया, जबकि फेंगयुआन साउथ वेस्ट साइड फ्लाई कर गया। कुछ दिन बाद फेंगयुआन एक नॉर्मल से माउंट पर लैंड हुआ। फेंगयुआन चेक करते हुए कहता है शू जोंगजी की मेमोरीज के हिसाब से यही जगह है। उसने इमॉर्टल को एक्टिवेट किया, थोड़ी देर में किलर मूव सक्सेसफुल हुआ और एक ब्लेस लैंड का सही लोकेशन मिल गया। ये इमॉर्टल गो और किलर मूव उसने बाइजू हेवली लॉर्ड से बोरो किया था। उसका प्राइस बहुत बड़ा था, पर फेंगयुआन के लिए कंप्लीटली वर्थ इट था। फेंगयुआन एक्साइटेड होते हुए कहता है मिल गया। उसने अपना अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल समन किया। ईगल ने उसे उठाकर कुछ राउंड्स में ही स्पेस को एकदम फाड़ दिया और सीधा का सीधा ब्रेसलैंड में घुस गया। ये ब्रेसलैंड एक अर्थपाथ इमॉर्टल का था। पूरा लैंड ब्लैक रॉटन मड से भरा हुआ था। छोटे-छोटे मड मॉन्स्टर इधर से उधर रोल कर रहे थे। कभी-कभी एक जायंट डेसोलेट बीस्ट मड मॉन्स्टर ग्राउंड से निकलकर ब्लैक टाइडल वेव ऊपर उठा रहा था और जंप कर रहा था। तब एक छोटा-सा मडमैन आया जिसके हेड पे ग्रीन ग्रास ग्रो कर रहा था। मडमैन कहता है बाबा बाबा। फेंगयुआन ने सुना और समझ गया और उसने नीचे मड की तरफ देखते हुए कहा। फेंगयुआन कहता है ओनर बनने के लिए एक साथ 5 डेसोलेट बीस्ट मड मॉन्स्टर हराना होगा। हाँ, ईज़ी है ये तो। ये रिक्वायरमेंट रैंक 6 के लिए मुश्किल थी, पर फेंगयुआन के लिए सिंपल, क्योंकि उसकी पिछली ज़िंदगी की वजह से उसका अर्थपाथ का टर्मिनल लेवल मास्टर पे था। इस ब्लेस लैंड को एनेक्स करने के बाद उसका मिनी वेस्टर्न डिज़र्ट में एक बड़ा-सा स्वैम्प ऐड हो गया था। अगला महीना फेंगयुआन इधर से उधर ब्लेस लैंड ढूँढता रहा, उसने एनेक्स करता रहा और अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल से ह्यूज वैल्यू दिखाई। मतलब ये जो अपर ईगल था ना अपना, ये ईगल बहुत बढ़िया वैल्यू दिखा रहा था, क्योंकि भाई ये डायरेक्ट घुस जाता था ब्रेसलैंड के अंदर,
है ना? कितना फ़ायदे वाली चीज़ है। उसकी मदद से फेंग युआन ईज़िली हर जगह घुस गया। ये ब्लेसलैंड की इन्फो उसे मिली थी कैप्चर्ड गु इमॉर्टल के सोल से। डोंगफेंग, चांगफेंग और ज़ांगलिंग और शू ज़ांगज़ी और हाईफेंग गो टू हेवन के 9 इमॉर्टल्स और टर्बुलेंट फ्लो सी एरिया के काउंटलेस सोल प्लस हाई चेंग जो अभी भी ज़िंदा था उससे भी। इन सब पे सोल सर्च करके फेंग युआन के पास हर जगह की इन्फॉर्मेशन आ गई थी। इस प्रोसेस में उनका कल्टीवेशन लेवल रैपिड स्पीड से राइज़ हुआ था और उसने मल्टीपल कैलेमिटीज़ और ट्रिब्यूलेशन स्किप किए थे और सविनर इमॉर्टल प्राइमेसी में स्पेस प्लस रिसोर्स हर सक्सेस के बाद बढ़ते गए थे। फेंग युआन पहले हेवनली ट्रिब्यूलेशन पहले ही पास कर चुका था। पहला हेवनली ट्रिब्यूलेशन पहले ही पास कर चुका था। अब जब तक वो लांगे लैंड वापस आया, तब तक सिर्फ थोड़े टाइम में 2 और हेवनली ट्रिब्यूलेशन पास कर चुका था। यानी इसी बीच उसने 3 हेवनली ट्रिब्यूलेशन पास कर लिए। अब वो एक रैंक 6 गू इमॉर्टल था जिससे सिर्फ 3 अर्थी कैलेमिटीज़ और सर्वाइव करनी थी बिफोर रीचिंग थर्ड हेवनली ट्रिब्यूलेशन। हैं? ये क्या थोड़ा-सा वो है मतलब डाउट वाला है ये। अब आगे सीन दिखाते हैं नॉर्थन प्लेन्स। फेंगशियान ग्रो टू हेवन, रैंक 8 गो इमॉर्टल। प्रिंस फेंगशियान आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहा था। उसके आसपास फ्लेम्स डांस कर रहे थे। कभी स्नेक कभी ड्रैगन जैसे मतलब नाचे जा रहे थे। फिर उसने मुंह खोला और छोटी सी फ्लेम पर्ल बाहर निकली। वाइंड के साथ वो पर्ल ग्रो होके ऑरेंज रेड फायरबॉल बन गई। साइज एक बेबी के हेड जितना था। कुछ ही देर में उसके आसपास 8 फायरबॉल घूमने लगे और अप डाउन लेफ्ट राइट होने लग गए। वो एक प्रोफाउंड टेल फॉलो कर रहे थे और कंटिन्यूअसली फेंगशियान की बॉडी के एकदम सर्कल करते हुए घूमे जा रहे थे। अचानक उसने आंखें खोली, उसमें से एक शार्प डार्जलिंग लाइट निकला। पैम पैम आवाज आई, सारी फायरबॉल्स फट गई और एक एक करके खत्म हो गई। यहाँ पे फेंगशियान एकदम कहा, अगेन यार फिर से फेल हो गया। फेंगयुआन का ट्रेस डिड्यूस नहीं हुआ। अगर डिडक्शन सक्सेसफुल होता तो फ्लेम्स फेंगयुआन का एग्जैक्ट लोकेशन और एक्टिविटी दिखा देते। यहाँ पे फेंगशियान कहता है, मैं विजडम पाथ इमॉर्टल नहीं हूँ, सिर्फ मिमिक कर रहा था। फेंगयुआन को सही से ट्रैक करना पॉसिबल नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि फेंगयुआन ज़्यादा टाइम ब्लेसलैंड में छुपा रहता है। ब्लेसलैंड और ग्रोटो हेवन अलग दुनिया जैसे होते हैं। इवन फेरी जीवीबी उसे डिड्यूस नहीं कर पाती और जब भी वो बाहर आता अपना फेमिलियर फेस प्लस डार्क लिमिट इमोटल वो प्लस डार्क पाथ के दाव मार्क उन सबका यूज़ करके अपने ट्रेस को हाइड कर लेता था। इसी वक्त एक फीमेल इमोटल हॉल में आई। येलो ड्रेस, ब्यूटीफुल फेस, वाटरी आइस और ये थी फेंगशियान की अटेंडेंट ली याओ। ली याओ कहती है, लॉर्ड फेंगशियान, गोंग ट्राइब आई है, आपसे मिलना चाहती है। फेंगशियान कहता है, नॉट मीटिंग। ली याओ हेजिटेट करती है, कहती है पर उनके पास लॉन्गेविटी एडिक्ट है। फेंगशियान एकदम से हंसते हुए कहता है, ओह सो व्हाट, लॉन्गेविटी एडिक्ट हुआंग जिन ब्लड लाइन को कंट्रोल करता है, मैं उनमें से थोड़ी ना हूँ। ली याओ कहती है, पर आप गोंग ट्राइब के सन इन लॉ हो, उनके एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर भी, अगर ओपनली डिफाई करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। फेंगशियान हंसते हुए कहता है, ली आओ, हाफ हाफ राइट हो मतलब आधी सही हो तुम। लॉन्गेविटी हेवन अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। रैंक 9 ग्रोटो हेवन है और जाइंट्स एंड इमॉर्टल वनरेबल की फाउंडेशन है। नॉर्थर्न प्लेन्स का हेवनली कोर्ट समझ लो। और इस बार उन्होंने हुआंग जिन ट्राइब को यूनाइट करके बाइजू ट्राइब पे अटैक का ऑर्डर दिया है। ये एक तरीके से यूनिफाइड बैटल है। बाइजू ट्राइब और चू सेट के राइस ने उनको बॉटम लाइन पे एकदम मतलब ला दिया, एकदम ऐसा कर दिया कि ये लोग तो लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तो इनको दबाओ। लेकिन वो मुझसे हेल्प नहीं लेंगे, या हुआंग की ही उनकी चॉइस होगा। लियाओ क्यूरियस हो गई, फिर गोंग ट्राइब पर्सनली एडिक्ट लेकर क्यों यहाँ पे आई है आपसे मिलने। फेंगशियान कोल्ड स्माइल के साथ कहता है, वो अपना फायदा उठाना चाहते हैं, अथॉरिटी का फॉल्स यूज करके मुझे फोर्स करना चाहते हैं। गोंग ट्राइब का सपना अभी भी वही है, नंबर 1 राइटेस्ट पाथ फोर्स बनना। लियाओ स्माइल करते हुए कहती है मतलब, तो हम उससे मिलेंगे ही नहीं ना मतलब। और वैसे ही हुआ। कुछ दिन बाद लॉन्गेविटी एडिक्ट डायरेक्टली सब हुआंग जिन ट्राइब तक पहुंच गया और फाइनली याहुआंग के हाथ में आया। याहुआंग कहता है, आखिर ये एडिक्ट मेरे पास ही आना था। ये ऑब्वियस ही था, बाइजू को हैंडल करने के लिए रैंक 8 इमोटल चाहिए। नॉर्थर्न प्लेन्स में ऑप्शन यहाँ पे क्या थे, एक हेवनली लॉर्ड बाइजू खुद जो उनका टारगेट है तो उसको तो देने से रहे। ओल्ड एसेप्टर शूहू डेमोनिक पाथ का है तो उसे भी नहीं दे सकते। 5 एलिमेंट ग्रैंड मास्टर ऑलरेडी लॉन्गेविटी हेवन के अंदर ट्रैप हुआ पड़ा है तो उसको भी हटाओ। अब अगला नंबर था प्रिंस फेंगशियान था, लेकिन वो आउटसाइडर है तो हुआंग जिन ब्लड लाइन का नहीं। बच गया कौन, सिर्फ या हुआंग। रिफाइनमेंट पाथ रैंक 8 अप बंदा। एक्चुअली या हुआंग इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता था क्योंकि वो बिजी था रेस्ट्रिक्शंस इमॉर्टल को रिफाइन करने में। पर अब फोर्स हो गया उस पे कि फोर्स आ रहा है, इसलिए उसने लॉन्गेविटी एडिक्ट कैजुअली टेबल पे फेंक दिया। या हुआंग कहता है, मुझे पहले हेवनली लॉर्ड बाइजू से बात करनी होगी। वो तुरंत ही व्हाइट हेवन में फ्लाई करके बाइजू से मिला। हेवनली लॉर्ड बाइजू ने थोड़ा सा हेजिटेट करा, पर उसने एग्री करके या हुआंग से सीक्रेट मीटिंग की। दोनों रैंक 8 इमॉर्टल्स पहले से दोस्त थे। जब बाइजू ट्राइब बनाने का आइडिया आया था, बाइजू ने राइटेस्ट पाथ में एंट्री चाहिए थी और या हुआंग का उसका बेस्ट कनेक्शन था।
बाद में दोनों ने ओल्ड सिटर शूहू के अगेंस्ट फाइट भी किया था। हरा तो दिया था उनको, पर उनका बॉन्ड और तरीके से एक तरीके से स्ट्रांग हो गया इन दोनों का। इसलिए अब ये बंदा अपने ही दोस्त के खिलाफ तो जाएगा नहीं, या हुआंग। इसलिए अब मिलने आया था कि यार अब क्या करा जाए, पता नहीं क्या मीटिंग में बात करे। अब आगे दिखाते हैं, जब दोनों मिले एटमॉस्फेयर में ना गुस्सा था ना एनिमोसिटी थी। या हुआंग स्माइल करते हुए कहता है, फ्रेंड तुम्हारा क्या सोचना है? बाइजू कहता है, सच कहूँ तो मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हेवनली लॉर्ड बाइजू का प्लान सिंपल था, हाई फैंग गो टू हेवन को लेना। पर चूडू की स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस उसके एक्सपेक्ट मतलब होता है ना, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निकल गई, तो अब चीजें पलट गई, सिचुएशन उल्टी हो गई। अब बाइजू मतलब इस चीज से पीछे हट गया था। नॉर्थर्न प्लेस के खिलाफ जो मतलब र्यूमर्स और थ्रेटन मतलब हो रहे थे ना, थ्रेट बढ़ गए थे, और सब चूडू और उसके लोगों का काम था। बाइजू जानता था और सब लोग भी। आयरनी ये थी कि वो खुद चूडू के साथ मिलकर राइटियस पाथ फोर्स को फेस कर रहा था, जिन्हें एक तरीके से जिनसे वो बचना चाहता था। अब या हुआंग समझते हुए कह रहा है, ओल्ड फ्रेंड समझ रहे हो ना, राइटियस पाथ लीडर बनना इजी नहीं है। रैंक 8 होने के बावजूद हमेशा फ्री एक्शन पॉसिबल नहीं होता। मैंने लोन कल्टीवेटर बने रहने का बोला था, याद है ना तुम्हें? मैंने तुमसे बोला था। बाइजू कहता है, फील कर रहा हूँ, पर इतना मेहनत करके मतलब इतना सब करा और अभी गिव अप करने को मैं रेडी तो नहीं हूँ। या हुआंग सीरियस होते हुए कहता है, अभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता, पर लॉन्गेविटी हेवन का टोकन ऑलरेडी मेरे पास है। बाइज़ू ने दिल में थोड़ा-सा मतलब अजीब-सा मतलब होता है ना, फ़ील करा कि चलो ये दोस्त है जिसने अभी मुझे बता दिया। पर दुखी भी था क्योंकि दोनों दोस्त होने के बावजूद मतलब लड़ना पड़ेगा। बाइज़ू कहता है तो फाइट करना ही होगा। या हुआंग हैंड वेव करते हुए कहता है, लेकिन जल्दी नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, पर ऊपर से लॉन्गेविटी हेवन भी देख रहा है। डायरेक्ट फाइट से कुछ सॉल्व नहीं होगा। मेरा सजेशन है पहले जूनियर को हैंडल मतलब करने दो, लड़ने दो, उससे वार्म एक तो होता है ना, वार्म अप हो जाएगा। बाइज़ू सोचकर कहता है, ठीक है, एक मार्शल कॉम्पिटिशन रखते हैं। या हुआ कहता है, ब्लड पेन परफेक्ट रहेगा, वहाँ करते हैं। बाइज़ू कहता है, ठीक है, एग्री हो गया। दोनों ने ब्लड पेन मार्शल कॉम्पिटिशन डिसाइड किया और अपने अपने ट्राइब्स वापस चले गए। ऑर्डर इशू होते ही नॉर्थर्न प्लेस का गो इमॉर्टल वर्ल्ड फिर से एक तरीके से गर्म हो गया। हुआंग जिन ट्राइब के वो इमॉर्टल्स एक्साइटेड थे, उन्हें लग रहा था कि उनकी स्ट्रेंथ इजीली बाइज़ू ट्राइब प्लस चू सेट को क्रश कर देगी। मोराल सबका हाई था। फाउंडेशन के हिसाब से राइटियस पाथ अलायंस ज़्यादा स्ट्रांग था, पर बाइज़ू चूडू के एक्सपर्ट बुलाने लग गए, यानी बाइज़ू और चूडू एक्सपर्ट बुलाने लग गए ताकि ये लोग हरा सकें इन लोगों को। बाइज़ू लोड बाइज़ू लोन कल्टीवेटर फैक्शन का था। चूडू डेमोनिक पाथ का एक बड़ा नाम था। दोनों ने मिलके मतलब बड़े स्केल पे तैयारी स्टार्ट कर दी थी। कंपटीशन के लिए अभी टाइम था, पर न्यूज़ एकदम फास्ट स्प्रेड हुई थी। सिर्फ नॉर्थ प्लेस ही नहीं, सेंट्रल कॉन्टिनेंट और दूसरे रीजन में भी मतलब बातें आ चुकी थी। एक नई स्टॉर्म एक तरीके से बढ़ रही थी, अब पैदा हो रही थी, मान लो एक नया तूफान बन रहा था, जो पूरे गो इमॉर्टल वर्ल्ड को शेक करने वाला था इस कंपटीशन पे। क्योंकि इस कंपटीशन में वांग जिन ट्राइब प्लस इसका दोस्त बाइजू का ये होने वाले हैं, और इधर इधर की साइड है चूडू प्लस फेंगयुआन अपना बाइजू, हवेली लॉर्ड बाइजू उसका ट्राइब। तो ये देखेंगे अब कौन जीतेगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अलग ही सीन। सेंट्रल कॉन्टिनेंट अर्थ हैप्पीएस्ट गार्डन में रिच फूड और वाइन रेडी थी। यांग फेंग इनवाइट करता हुआ कहता है, ब्रदरशी सुना है तुमने वाइन पसंद है तुम्हें, ये वाली ये स्पेशली तुम्हारे लिए अरेंज की गई है। गेस्ट था शीली, शॉर्ट वाइट हेयर, गोल्डन शार्प आइस, मार्शल यूनिफॉर्म और विद आर्मर, पावरफुल और ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट का फेमस इमॉर्टल मंकी किंग, पीक रैंक 7 अर्थ पाथ में और ट्रांसफॉर्मेशन पाथ का सेकेंडरी। यांग फेंग खुद भी रैंक 7 ट्रांसफॉर्मेशन पाथ एक्सपर्ट था, एशियन सोल सेट का। पर शीली का फेम उससे ज्यादा था, यानी शी ज्यादा फेमस था। शीली हंसते हुए कहता है, ठीक है, बिना फॉर्मेलिटी के। उसने एक बड़ा वाइन का बैट उठाया, सील तोड़ते ही पूरा का पूरा जो लिकर था भाई एकदम खुशबू तो फैल गई और पीने लग गया। और रेड एम्परर वाइन था इसका नाम। शीली हैप्पी होते हुए कहता है, ये तो वही लेजेंडरी रेड एम्परर वाइन है। ब्रदर यांग तुम इम्प्रेसिव हो। यहाँ पे यांग फेंग हंसते हुए कहता है, सच बोलूं तो इसके लिए सेक्टर ट्रेजरी पे हैवी प्राइस देना पड़ा। ये हमारे सेक्टर की वजह से पॉसिबल हुआ है। 3 लाख साल पहले हमारे सेट के नंबर वन मतलब नंबर वन क्या बोले, तो नंबर वन भी बोल सकते हो, एक इमॉर्टल और ईस्टर्न सी के वाइन एम्पर ने गो रिफाइनमेंट कॉन्टेस्ट किया था। 81 दिन तक फाइट चली, दोनों बराबर निकले, पर हमारे सेक्टर ने वाइन एम्पर का ये रेड एम्पर वाइन जीत लिया। एशियन सोल सेक्ट 10 ग्रेट एशियन सेक्ट में से एक था, सबसे पुराना सेक्ट। एक ये मतलब जो इंसिडेंट था ना, ये इंसिडेंट था मेडिवल एंटिक्विटी एरा का था, जब जेनेसिस लोटर, थीविंग हेवन और जायंट्स एंड इमॉर्टल वंडेबल आए थे। उस टाइम फीमेल इमॉर्टल शुइनी ने वाटर पाथ क्रिएट किया था और स्पिरिट एफिनिटी हाउस बनाया था। शीली इंटरेस्टेड होते हुए कहता है, वाइन एम्पायर को मैं जानता हूँ, वो रैंक 8 फूड पार्ट का एस्पेक्ट था। उसने सवेनियर
मतलब उसने 3 सवीनर और 5 एम्पेरर वाइन क्रिएट की थी। कहते हैं 8 वाइन कंबाइन हो जाएँ तो लिकर वर्म इमॉर्टल को मिलता है, जो कि रैंक 8 व्हाइट लीची इमॉर्टल एसेंस का रैंक 9 येलो एप्रिकॉट में बदल सकता है। और उसकी डेथ के बाद इनहेरिटेंस छोड़ा और अभी ईस्टर्न सी का जुल्स यांग वैंग 137th इनहेरिटर है उसका। यानी यहाँ पे एक सिंपल बात बोली गई है कि अगर मान लो ये लेजेंडरी वाइन जो है ना, ये अगर 8 वाइन मतलब मिल जाएँ, तो इनको कंबाइन करके जैसे लिकर वॉर्म होता है ना, ऐसे ही एक लिकर वॉर्म मिलेगा जो कि रैंक 8 लेवल का होगा। और सोचो वो रैंक 8 की चीज़ होगी और अगर तुम रैंक 8 की हो तो वो तुम्हारे रैंक 8 एसेंस को रैंक 9 का एप्रिकॉट एसेंस में बदल देगी। तो खतरनाक ही था, लिकर वॉर्म की तरह है लेकिन कुछ ज़्यादा अपग्रेडेड वर्ज़न था। यहाँ पे यांग फैन चीयर करते हुए कहता है, ब्रदर शी तुम बहुत ही नॉलेजेबल हो। शीली अपने हाथ को वेव करता कहता, कब से नहीं यार, डायरेक्ट वेट से पिएँगे। वो दोनों ने पूरा का पूरा घड़ा उठा के दारू पीने लग गए। यांग फैंग कहते हैं, बिल्कुल तुम डायरेक्ट तो हो तो मैं भी डायरेक्ट है। तभी शील्ड रुक गया, उसकी आईज शाइन करने लगी। ऊपर एक फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल वो घूम रहा था। शीली कहता है, ये मेरे सेट का है ब्रदर यांग, इसे अंदर आने दो। ये जगह थी एशियन सोल सेक्ट का इमॉर्टल गो हाउस, फ्रॉस्ट ड्रैगन मैनर। व्हाइट जेड टाइल्स, कोल्ड ओरा, ड्रैगन रोर्स। यांग फैंग ने कंट्रोल करके इमॉर्टल को अंदर भेजा। शीली ने इंस्पेक्ट किया, एक्सप्रेशन बदल गया। यांग फैंग चुप रहा, वाइन एंजॉय कर रहा था। तभी शीली खुद बोलता है। शीली कहता है, नॉर्थर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स सच में बैटल एक तरीके से मैनिएक्स हैं, यानी लड़ते मरते रहते हैं। हाई ट्राइब अभी डिस्ट्रॉय हुआ था और अब फिर से फाइट शुरू हो गई। अभी हुआंगजिन ट्राइब से सब मिलके चू सेक्ट और बाइजू ट्राइब की अलायंस को टारगेट कर रहे हैं। यांग फैंग कंफ्यूज हो जाता है, कहता है क्या चू सेक्ट? शीली कहता है हाँ, नया सेक्ट है, तुमने चू सेक्ट का नाम सुना होगा। यांग फैंग थोड़ा कहता है, स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल डोमिनेशन वही है ना? शीली कहता है वही, उसने चू सेक्ट बनाया है। हाई फैंग ऑटर हेवन यूज करके उसने बाइजू के इन्वेजन को रोका था। सीक्रेटली स्ट्रेंथ बाथ इमॉर्टल्स ट्रेन कर रहा था और अब उसके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स है। यांग फैंग एकदम से कहता है, स्ट्रेंथ पाथ तो डिक्लाइन पे है ना, पर ये तो डेयरिंग है यार, नॉर्थर्क डैश का पहला सेक्ट बना दिया उसने ऐसा स्ट्रेंथ पाथ का। शीली कहता है एग्जैक्टली, वो दोनों साइड से ही मार्शल कंपटीशन डिसाइड किया है। यानी अब मतलब दोनों साइड, एक हुआंगजिन ट्राइब और प्लस यहाँ पे चूडू और बाइजू ट्राइब, इन लोगों ने डिसाइड किया है एक कंपटीशन। नॉर्थर्न पैस काफ़ी एक्साइटिंग है, हमेशा फाइट मोड में रहता है। फिर शीली को याद आया, शीली कहता है, ओह हेवनली कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, हमें अब स्टार फ्रॉम ब्लेसलैंड पर अटैक करना है। हैं? अभी तो फेंगयुआन का ब्लेसलैंड है। यांग फैंग कहता है शॉक होते हुए, क्या हेवनली कोर्ट ने कंफर्म कर लिया है कि फेंगयुआन वहीं होगा? अब बताया जाता है फेंगयुआन का ट्रू बॉडी अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ था। फेरी जीवी लगातार डिड्यूस कर रही थी, प्रिंस फेंगशियान भी फेल हुआ था, पर जीवी ने क्लूज यूज करके स्टार फ्रॉम ब्लेसलैंड का एग्जिस्टेंस को डिड्यूस कर लिया था कि वो कहाँ है, जो कि अर्थ बेस में एशियन सोल सेट की टेरिटरी में था। फेरी जीवी ने शीलो को एक स्पेशल टास्क दिया था। शीली कॉम्बैक्ट इमोटर सेट का सुप्रीम एल्डर था और एशियन सोल सेट से यांग फेंग को उसके साथ कॉर्पोरेट करने भेजा था। प्लान क्लियर था, फेंगयुआन जैसे ही स्टार फ्रॉम रेस्टलैंड में वापस आता, शीली उसे कैप्चर करे। लेकिन लंबे वक्त के बाद भी फेंगयुआन एक बार भी अपीयर नहीं हुआ। रिसेंट में स्टार फ्रॉम रेस्टलैंड एक क्लैमिटी फेस कर चुका था, फिर भी फेंगयुआन ने इग्नोर कर दिया। जीवी ने समझा कि अगर ये ब्लेसलैंड इंटैक्ट रहा तो फ्यूचर में फेंगयुआन के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, इसलिए उसने शीली को ऑर्डर दिया और ब्लेसलैंड को डिस्ट्रॉय कर दो। स्पिरिट एफिनिटी हाउस लेक हर्ट माउंटेन का देखते हैं। यहाँ पे फेंग जिन हुआंग के मतलब यहाँ पे क्वार्टर्स में क्वीन जुआन खुश होते हुए बोलती है। क्वीन जुआन कहती है, सीनियर सिस्टर अमेजिंग, तुमने ऐसा गो रिफाइन कर लिया। फेंगजिंग वांग स्माइल करते हुए कहती है, तो कुछ भी नहीं, उसके पास ड्रीम विंग्स इमॉर्टल गो था और रिफाइनमेंट पाथ में वो अभी ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच गई थी। एक रैंक 3 मॉडल को रिफाइन करना उसके लिए इजी था। तभी एक पैनिक्ड डिसिपल सुन याओ एकदम भाई दौड़ती हुई उसके पास आई। क्वीन जुआन एकदम उसको चिल्लाते हुए कहती है, सुन याओ तुम एलीट डिसिपल हो, ऐसे पैनिक क्यों हो रही हो? फेंगजिंग वांग शांत करते हुए से कहते रहे, रिलैक्स करो यार, उसे बोलने तो दो, बताओ क्या हुआ? सुन याओ एकदम भाई कहती है, वो जाओ लियान्युन आ रही है। यहाँ पे क्वीन जुआन एकदम शॉक, क्या? जाओ लियान्युन तो अदरवर्ल्डली डीमन है ना, उसने थीविंग हेवन डीमन वन लेवल का ट्रू इनहेरिटेंस इनहेरिट किया है जब से वो सेक्ट में आई थी। वो तुम्हारी राइवल है, फेरी पोजीशन के लिए compete कर रही है। अब वो यहाँ तुम्हें कुछ ढूंढने आई है या तुमसे कुछ मतलब रखने आई है? फेंग जिंगवांग सीरियस हो गई, चलो डायरेक्टली उससे ही पूछते हैं। वो तीनों बाहर गई, सामने एक व्हाइट ड्रेस वाली लड़की थी, सिल्की ब्लैक हेयर, स्टेरी पुपल्स, ब्यूटीफुल इक्वल थी एकदम फेंग जिंगवांग के। ये थी जाओ लियान्युन। फिर यहाँ पे फेंग जिंगवांग कहते हैं, जूनियर सिस्टर जाओ, क्या काम है? जाओ लियान्युन हेजिटेट करते फिर डिटर्मिनेशन दिखाया। उसने अचानक से मतलब नील हो गई, एकदम घुटनों के बल आ गई। यहाँ पे क्वीन जुआन और शुन याओ एकदम हिल गए। वो कहते हैं ये क्या?
यहाँ पे फेंग जिनहुआंग सरप्राइज, वो कहते हैं जूनियर सिस्टर ये क्या कर रही हो? ज़ाओ लियानिन मतलब रोते हुए कहती है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, प्लीज़ मा होगयुन को सेव करो। फेंग जिनहुआंग शॉक हो जाती है, क्या मा होगयुन? ये कौन है? उसने तुम्हें भेजा है, उठो, बात करते हैं। उसने हेल्प करना चाहा लेकिन ज़ाओ लियानिन ने उसका हाथ झटक दिया। ज़ाओ लियानिन कहती है सिस्टर, सीनियर सिस्टर, अब सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। अब सीन दिखाया जाता है साउथर्न बॉर्डर, गुयू विलेज। एक विंटर नाइट में फेंगयुआन अपने अंकल आंट के सामने बोला। फेंगयुआन कहता है अंकल आंट, आप लोग ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स की इनहेरिटेंस ले चुके हो, अब मुझे थोड़ी प्राइमल स्टोन चाहिए, हेल्प नहीं करोगे? आंट कहती है हमें कुछ नहीं लिया, ठीक है, हमने कुछ नहीं लिया, वो तुम्हारे ब्रदर के पास है, उसका ए ग्रेड एप्टीट्यूड है, तुमसे ज़्यादा फ्यूचर है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा होते तो वही करते। अंकल कहते हैं फेंगयुआन, तुम्हें प्राइमल स्टोन चाहिए ताकि कू रिफाइन करो, पर तुम्हें पता है रिफाइनमेंट कितना मतलब रिफाइन कितना मुश्किल होता है रिफाइन करना। तुम अभी तो बहुत यंग हो, अपने सी ग्रेड एप्टीट्यूड के साथ मतलब ये एक तरीके से सपने देखो यार, जितना तुम जी रहे हो उतना ही जी लो, ये तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसे बड़े सपने मत देखो। रूम में बड़ी गर्माहट थी पर फेंगयुआन के दिल में आइस थी, एकदम कोल्ड हो गया। वो चुप रहकर कहता है, फेंगयुआन कहता है समझ गया। वो टर्न करके बाहर निकला। आंट यहाँ पे सरकास्टिक टोन में कहती है, क्या मैनर्स है, गुड बाय तक नहीं बोला इसने। अंकल फेक स्माइल के साथ कहता है, अरे फेंगयुआन डिनर के लिए तो रुक जाओ। लेकिन फेंगयुआन और तेज कदम बढ़ाता गया। स्ट्रीट्स में ठंडी रात थी, स्काई में ब्राइट स्टार चमक रहे थे। उसने फीस्ट को एकदम भाई दबा के रख दिया था, एकदम मुट्ठियों को दबा लिया था। फेंगयोन डिटरमाइन था, कहता है सिंस मैं इस वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ, मुझे कुछ अचीव करना ही है, सी ग्रेड एप्टीट्यूड हो या कुछ भी हो, मैं डेफिनेटली सक्सीड करूंगा। लेकिन उसने नहीं देखा, पीछे एक शैडो उसका पीछा कर रही थी। स्टार्स और ब्राइट हुए और वो फिगर क्लियर हुआ, वो भी फेंगयुआन था लेकिन अपीयरेंस अलग थी, गेज में मैच्योरिटी थी। उसके सुपरविजन में नाइट स्काई और ड्रीम रेलम फॉग की तरह फेड होने लगी, वो सब गायब हो गया। रियल वर्ल्ड में फेंगयुआन ने आंखें खोली और स्लोली अपने आप में कुछ बोला। फेंगयुआन कहता है सोच भी नहीं सकता था मैं अपनी प्रीवियस लाइफ का सब कुछ दोबारा से एक्सपीरियंस करूंगा। अच्छा, ये तो वो टाइम था जब फेंगयुआन ने दोबारा एक्सपीरियंस करा कि कैसे उसके अंकल आंट ने उसके ऊपर कितना वो करा था। एक तो इनहेरिटेंस ले ली, ऊपर से एक प्राइमल स्टोन तक नहीं दिया ताकि वो कुछ कर पाए या आगे बढ़ पाए। उसको कचरा समझ के इतना पीछे रखा और अपने भाई से कंपेयर करने पे बोला। पहले उसकी पढ़ाई करते थे, लेकिन जब भाई का अपना सी ग्रेड एप्टीट्यूड आया तो इसको नीचे कर दिया, यानी सी ग्रेड एप्टीट्यूड पर भाई को नीचे दिखाया गया और दूसरे भाई को ऊपर कर दिया। तो वही इसकी पिछली याद थी, देख रहे हो।